नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र क्या क्या होता है। इसमें पहला है पाचन तंत्र क्या होता है। तो आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियाँ एवं पाचन क्रिया मिला करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब पॉइंट आता है कि आहार नाल क्या है। आहार नाल एक लंबी कुंडली रचना होती है जो मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली होती है और इसकी लंबाई, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। अब चलते हैं कि आहार नाल का प्रथम भाग कौन होता है। तो आहार नाल का प्रथम भाग मुख गुहा होता है। आहार नाल का प्रथम भाग मुख गुहा होता है जो ऊपरी एवं निचली जबड़ों द्वारा घिरे होते हैं। इसको बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ, दांत पाए जाते हैं और इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। जीभ क्या है? तो जीभ एक मांसल रचना होती है जो मुख गुहा के फर्श पर पाई जाती है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है जबकि पिछला सिरा मुख गुहा के फर्श से जुड़ा होता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को अंदर की ओर ढकेलना होता है तथा जो भोजन खाते हैं उसके स्वाद को चखना होता है। ये इस प्रकार के जीव होते हैं। ये वाला सिरा जो होता है इसका फर्श से जुड़ा होता है जबकि ये सिरा स्वतंत्र होता है। इस पर छोटे छोटे स्वाद कलियां पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। इसमें ये जो आगे वाला भाग होता है इसमें भोजन के मीठे का स्वाद का अनुभव होता है। ये वाले जो भाग होते हैं, ये वाले भाग इससे नमकीन का अनुभव होता है जबकि ये वाला जो भाग होता है इससे खट्टे तथा सबसे लास्ट वाले जो भाग होते हैं इससे कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब आगे आते हैं दांत के बारे में। तो ऊपरी और निचली जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। दांत जो होता है इसका मुख्य कार्य भोजन को काटना एवं चबाना है। दांत का जो भाग जबड़े के अंदर मसूरे में अर्थात मसूरे में धंसे होते हैं उसे जड़ कहा जाता है और जो भाग ऊपर होता है उसे शीर्ष कहा जाता है। जड़ तथा शीर्ष या सिर कहा जाता है। जड़ तथा शीर्ष के बीच वाले भाग को ग्रीवा अर्थात गर्दन कहते हैं। अब दांत जो होते हैं ग्रीवा या गर्दन कहलाते हैं। दांत जो होता है इसके प्रत्येक दांत के भीतर अस्थि मज्जा पाया जाता है, मज्जा गुहा भी जिसे कहते हैं। दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन तैयार करती है। दांत के ऊपरी भाग जो होते हैं जिसपे हल्के दांत को जो सुरक्षा प्रदान करती है वह दांत का इनामिल है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है, हल्के चमकीले पीले रंग का होती है। उसके बाद दांत जो होते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है मोलर और चौथा है प्रीमोलर। इंसाइजर के क्या कार्य है, कैनाइन के क्या कार्य है, मोलर के क्या कार्य है और प्रीमोलर के क्या कार्य है, इसको हम देखेंगे। तो दांत का जो इंसाइजर भाग होता है वह किसी भी चीज़ों को काटने का कार्य करता है, काटने या कुतरने का कार्य करता है। हम जो भोजन लेते हैं उसको काटने और कुतरने का जो कार्य करता है यह इंसाइजर करता है। कैनाइन ये जो होता है कठोर वाले चीज़ जैसे गन्ना है या किसी भी चीज़ इसको फाड़ने का कार्य करता है। जबकि प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं यह भोजन को चबाने अर्थात पीसने का कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे ये दंत पलांक होता है क्या। जब हम लोग मीठे चीज़ जैसे चीनी है या अन्य चीज़ भी खाते हैं, जो भोजन करते हैं, तो उसमें जो शक्कर पाया जाता है वह भोजन में जो शक्कर पाया जाता है वह बैक्टीरिया से अभिक्रिया कर दांत पर एक परत जमा देती है। जब हम लोग दांत को अच्छी तरह से नहीं साफ करते हैं तो एक दांत पर एक अस्थाई परत जमा देती है, अर्थात दांत पर एक अस्थाई परत बन जाती है जो पीले रंग की होती है। इसे दंत पलांक कहा जाता है। जब हम लोग दांत को अच्छी तरह से नहीं साफ करते तो जो दंत पलांक है यह दांतों के जो कमज़ोर बना देती है तथा दांतों में एक छिद्र हो जाता है जिसे दंत अस्थिक्षय रोग कहते हैं।
अब इसके बाद जो ही भोजन मुख गुहा में पिसा जाते हैं, भोजन का पाचन वैसे मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो लार ग्रंथियाँ होती है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो क्रमशः पैरोटिड, सबमॉन्डिबुलर और सबलिंगुअल होते हैं। इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियाँ से लार का स्राव होता है। इसका मुख्य कार्य होता है मुख गुहा में पाए जाने वाले दांत, जीभ जो अंग होते हैं उसमें होने वाले घर्षण से बचाना तथा भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन यहाँ से चिपचिपा होकर के लुगदी के रूप में आगे की ओर जाते हैं और इसके बाद जो आहार नाल का द्वितीय भाग कहलाता है, यह ग्रसनी है। इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग है नासिका ग्रसनी, दूसरा है मुख ग्रसनी और तीसरा होती है कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी आगे जाकर के 2 भागों में खुलती है। एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। निगल द्वार जो होती है वह ग्रास नली में खुलती है, जबकि कंठ द्वार जो होता है ये श्वास नली में जाकर खुलती है। कंठ द्वार पर एक चौड़ी पट्टी जैसी रचना पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है, जो ही ग्रसनी में भोजन जाती है तो एपिग्लॉटिस जो होती है यह कंठ द्वार को बंद कर देती है, जिससे भोजन श्वास नली में जाने से बच जाता है। इस प्रकार से भोजन अब ग्रसनी के बाद ग्रास नली में खुलती है, जो पहुँचती है। ग्रास नली की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। भोजन जब इसमें पहुँचती है, लुगदी के रूप में पहुँचती है, तो इसमें एक प्रकार का तरंग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ये इस तरीके से जहाँ पर भोजन आते हैं वहाँ पर फैलाव हो जाता है और जहाँ से भोजन आते हैं यहाँ पर संकुचन होता है। और इसको फैलाव एवं संकुचन को जो तरंग के रूप में उत्पन्न होते हैं इसको क्रमांकुंचन कहा जाता है। और इसी गति के द्वारा, इसी क्रिया के द्वारा, इस क्रमांकुचन गति द्वारा ही भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुँचती है। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं आमाशय। तो आमाशय एक चौड़ी थैली रचना होती है जो उदर गुहा के बाई तरफ से अनुप्रस्थ की ओर फैली होती है। आमाशय के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आमाशय के प्रथम भाग को कार्डियक कहा जाता है, जबकि अंतिम भाग को पाइलोरी कहा जाता है। आमाशय के जो मध्य भाग होते हैं यह फुंडिक कहलाता है। अब आमाशय के दीवार पर जो एपिथेलियम की रचना पाई जाती है, जो स्तंभाकार होती है, उसे जठर ग्रंथियाँ कहा जाता है। जठर ग्रंथियाँ की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जो क्रमशः म्यूकस या श्लेष्मा, अम्लजन कोशिकाएं और जाइमोजिन कोशिकाएं होती है। अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जबकि म्यूकस या श्लेष्मा से म्यूकस का स्राव होता है और जाइमोजिन से पेप्सिनोजेन नामक रस का स्राव होता है। अब ये तीनों प्रकार के जो जठर कोशिकाएं हैं, इन तीनों प्रकार के जठर कोशिकाओं से जो स्राव होता है उसे जठर रस कहा जाता है। मनुष्य में एक दिन में लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अब ये म्यूकस का कार्य क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है और पेप्सिनोजेन का क्या कार्य है, इसको हम लोग देखते हैं। ये म्यूकस जो होती है यह आमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिनोजेन से सुरक्षा प्रदान करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन से कार्य करके पेप्टोन में बदल देता है। और आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा का भी पाचन होता है। वसा अम्ल का जो पाचन होता है आमाशय में, यह गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है, जो क्रमशः वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब भोजन का स्वरूप यहाँ गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। इसके बाद भोजन काइम वाले जो भाग होते हैं वह भोजन का जो स्वरूप गाढ़े लेई की तरह होता है, जिसे काइम कहा जाता है,
वह आमाशय के जो पिछले भाग होती है वो उसमें जो एक छिद्र पाया जाता है पाइलोरिक भाग पर, जिसे पाइलोरिक छिद्र कहते हैं, उसके द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब आता है पेप्टिक अल्सर क्या है। तो कभी कभी होता है क्या कि भोजन जब हम लोग करते हैं तो अपच हो जाती है, या ऐसी भी एक परिस्थिति आती है जिसमें अम्ल का अत्यधिक स्राव होता है और म्यूकस का स्राव घट जाता है। म्यूकस के स्राव घट जाने के कारण आमाशय की दीवारों पर गोल गोल धंसा धंसा एक घाव हो जाता है। आमाशय की दीवार पर होने वाली धंसे धंसे और गोल गोल घाव को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। यह अत्यधिक लंबे दिनों तक भूखे रहने वाले व्यक्तियों में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम लोग देख रहे थे कि भोजन आमाशय के द्वारा, आमाशय के जो पाइलोरिक छिद्र था, पाइलोरिक छिद्र के से होकर के काइम जो है छोटी आंत में प्रवेश करती है। छोटी आंत जो होता है आहार नाल के सबसे बड़ा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर एवं इसका व्यास जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका मुख्यतः तीन भाग होते हैं। प्रथम भाग ग्रहणी होती है, मध्य भाग जिजुनम और अंतिम भाग इलियम होता है। ग्रहणी का जो आकार होता है वह सी आकार की होती है। इसके मध्य में एक नलिकाएं खुलती है। यह नलिकाएं 2 अन्य नलिकाओं से बनी होती है, जो मुख्यतः अग्नाशयी वाहिनी एवं मूल पित्त वाहिनी होती है। मूल पित्त वाहिनी यकृत से निकलती है, जबकि अग्नाशय वाहिनी अग्नाशय से निकलती है। अब हम लोग देखेंगे कि यकृत क्या होता है, यकृत कहाँ स्थित होता है। तो यकृत जो है यह उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है और इससे होने वाले स्राव पित्त कहलाता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, जो छोटी आंत में अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस उस पर आसानी से कार्य कर सके। अब देखते हैं कि ये जो अग्नाशय होता है इसकी स्थिति आमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घिरे हुए होती है। इसका रंग पीला होता है और इससे अग्नाशयी रस का स्राव होता है। अग्नाशयी रस में मुख्यतः ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस एवं न्यूक्लियस होते हैं। यह भोजन के अवयवों पर निम्नलिखित रूप से कार्य करते हैं। एमाइलेस स्टार्च एवं ग्लाइकोजन से अभिक्रिया कर माल्टोस बनाता है। लाइपेस इमल्सीकृत वसा से अभिक्रिया कर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड से अभिक्रिया कर न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन से एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। लाइपेस बची हुई अमलसीकृत वसा से अभिक्रिया कर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। इनवर्टेस सुक्रोज से अभिक्रिया कर सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। माल्टोज से अभिक्रिया कर ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेस से अभिक्रिया कर ग्लूकोज और लैक्टोस बनाता है। न्यूक्लिक एसिड से अभिक्रिया कर न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। जिजुनम जो होता है मध्य भाग होता है और इलियम जो होता है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में संपन्न हो जाती है और पचे भोजन का अवशोषण भी इलियम में होता है। अब इलियम से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करती है। ये छोटी आंत एवं बड़ी आंत, छोटी आंत तो जो इलियम है और बड़ी आंत के जहाँ पर जोड़ होते हैं वहाँ पर एक रचना पाई जाती है जिसे सिक्कम कहते हैं। सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जो पीले रंग की होती है, जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। यह शरीर का अवशेषीय अंग है। मानव पाचन तंत्र अर्थात आहार नाले में इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और यह सबसे चौड़ी होती है। इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग कोलन एवं दूसरी भाग मलाशय होता है। कोलन के 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन एवं अधोगामी कोलन। जब भोजन छोटी आंत में पचती है
जब इस छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है तो भोजन का स्वरूप और तरल के रूप में हो जाता है, अर्थात भोजन और तरल हो जाते हैं, जिसे चाइल कहा जाता है। अब अपचे भोजन में जो बचा हुआ शेष जल होता है उसका अवशोषण बड़ी आंत में होती है और अपचे भोजन मलाशय में जमा हो जाते हैं, अर्थात रेक्टम में जमा हो जाते हैं, जिसे समय समय पर मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है।